अगर कोई किसान भाई नई गाय या भैंस खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान किस चीज़ के ऊपर जाता है? पशु के लेवटी के ऊपर, उसके अडर की ओर। क्योंकि जितना बड़ा साफ सुथरा और अच्छी तरह से बॉडी से जुड़ा हुआ अडर होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि पशु अच्छा दूध देगा और उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो आज इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि आप अपने पशुओं के अडर के आकार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस विषय में विज्ञान क्या कहता है, न्यूट्रिशन में इसको लेकर क्या क्या किया जा सकता है और दुधारू पशुओं के अडर के साइज को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन से भी जरूरी किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आपकी गायों के अडर का आकार कैसा होगा यह 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है जेनेटिक्स, दूसरा आ जाता है खान पान यानी कि पशु का न्यूट्रिशन, और तीसरा है प्रबंधन यानी कि आपका मैनेजमेंट कैसा है। यही 3 बातों से निर्धारित होगा कि आपके पशु का अडर का आकार कितना बड़ा होगा, कितना सुडौल होगा। अब चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से, जेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जब भी बात पशु के अडर के आकार को बढ़ाने की होती है तो बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पशु का जो अडर है वो न्यूट्रिशन पे पूरी तरह निर्भर करता है, किसी भी तरह के अलग अलग सप्लीमेंट से पशुओं के अडर के आकार को बढ़ाया जाता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। देखिए, न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूट्रिशन जो है अडर बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन न्यूट्रिशन का जो रोल है वो हमेशा सेकेंडरी होता है, यानी कि दूसरे स्थान पे होता है। पहले स्थान पे हमेशा से रोल होता है पशु के जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स यानी कहने का मतलब यह है कि क्या पशु अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से उस तरह के जीन लेकर आया है, क्या पशु के डीएनए में मौजूद उस तरह के जीन हैं जो कि अडर के आकार को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, कि यही निर्धारित करता है कि आपके पशु के अडर का आकार कैसा होगा। देखिए, इस बात को समझिए। देखिए, एक गाय कितना अडर बनाएगी उसका जो ब्लूप्रिंट है वो उसके जन्म के समय ही फिक्स हो जाता है, और यह निर्धारित होता है पशु के जेनेटिक पोटेंशियल से। अब ये जेनेटिक पोटेंशियल वो अधिकतम बिंदु है, यानी कि जेनेटिक पोटेंशियल को क्रॉस नहीं किया जा सकता। आप चाहे कितना भी पशु को न्यूट्रिशियस खाना खिला दें, कितना भी आप उसको अच्छा से अच्छा फीड दे दें, लेकिन मैक्सिमम जो अडर का उसका ग्रोथ होगा वो कहाँ तक होगा, तो पशु का जितना जेनेटिक पोटेंशियल होगा वहीं तक एक जो जनरेशन होता है उसमें पशु अपना अडर ग्रोथ कर पाएगा। तो जो जेनेटिक पोटेंशियल है वही मैक्सिमम कैप है जहां तक पशु के अडर को एक जनरेशन में बढ़ाया जा सकता है। तो आगे पशु का अडर का विकास कैसे होगा, तो देखिए, विकास होता है लेकिन एक जनरेशन में नहीं होगा। अब आपको लगातार इस पे काम करना पड़ता है, कई जनरेशन में आपको ब्रीडिंग के जरिए इसमें सुधार करना पड़ेगा, और वो होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के अडर का आकार बड़े आकार में एकदम कॉम्पैक्ट हो, जिस तरह से कॉम्पिटिशन में गायें दिखाई जाती हैं उस तरह का अगर आप अडर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कई जनरेशन तक काम करना पड़ता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा लगातार। आपको उस तरह के बुल का चुनाव करना पड़ेगा जिसके ब्लड लाइन में अच्छे आकार में अडर हो। तो अब बात आती है कि आप अपने पशुओं के लिए अच्छे बुल का चुनाव कैसे करें जिसका अडर अच्छा हो। तो जब भी आप सीमन खरीदने जाते हैं, सीमन अपने पशुओं के लिए मंगाते हैं, तो हर जो सीमन कंपनी होती है अपने बुल का डिटेल एक पेपर में हमेशा एक ब्रोशर के माध्यम से देती है। तो वहां पे आपको चेक करना है कि पशु का अडर स्कोर कैसा है। अब अडर स्कोर कंपोजिट अडर स्कोर के नाम से होता है, तो आपको हमेशा देखना है कि कंपोजिट अडर स्कोर पशु का कैसा है, क्या यह पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो पशु का अडर अच्छा होगा। अब जितने भी अलग अलग तरह के जीनोमिक्स बुल मार्केट में आते हैं उनका पहले ही टेस्टिंग कर लिया जाता है, उनका पहले ही डीएनए से यह पता लगा लिया जाता है कि इस पशु के जो आने वाली जो डॉटर होंगी उनका अडर कैसा होगा। अब इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जब आप कंपोजिट अडर स्कोर को देखेंगे तो इसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा FUA, फोर अडर अटैचमेंट, यानी कि जो पशु का जो अडर है आगे की तरफ उसके पशु के जो पेट है उससे किस तरह से जुड़ा होगा, कितना कॉम्पैक्ट होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा UH, UW, यानी कि जो अडर हाइट है और अडर विड्थ है वो आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में होने चाहिए। उसके बाद UD, अडर डेप्थ, जो अडर है वो पशु के शरीर से कितना नीचे तक लटकेगा वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें कैसे देखना होता है, तो देखिए, अगर पॉजिटिव में है तो समझिए कि अच्छा होगा, यानी कि अडर डेप्थ की अगर बात करें तो अगर अडर डेप्थ अगर पॉजिटिव में है, यानी तो समझिए कि जो पशु का अडर है उतना ही कॉम्पैक्ट होगा। अगर निगेटिव में है तो समझिए कि अडर नीचे की तरफ लटकेगा। तो अगर नीचे की तरफ अगर अडर लटक रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं। यूसी होता है अडर क्लिफ्ट, यानी कि पशु का मीडियन सस्पेंशन लिगामेंट, यानी कि जो पीछे की तरफ से हम लोग जो पशु का क्लीवेज देखते हैं, जो अडर में जो बीच में क्लीवेज बनता है वो कितना गहरा और कितना साफ है, ये यूसी से पता चलता है। ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव में होने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इस तरह के बुल का चुनाव करेंगे जो अच्छा अडर कंपोजिट स्कोर रखता है, तो आने वाली जो आपके गायों के बच्चे होंगे उनका अडर धीरे धीरे विकास होता जाएगा। और इसी तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए आप हर बार उस तरह के सीमन का चुनाव करें जो आपके पशु के अडर के विकास को
प्राथमिकता दें तो आप धीरे धीरे आने वाले कुछ जनरेशन में आप अपने पशु के ऑर्डर को सुधार सकते हैं। तो ये तो हो गई जेनेटिक्स की बात। अब जेनेटिक्स के बाद रोल आ जाता है फीड का। आपका जेनेटिक्स अच्छा है तब आपका रोल आता है फीड का, कि आप फीड के जरिए जो भी उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, जो उसका मैक्सिमम लिमिट है, अब इसको आप ऐसे ही अचीव नहीं कर लीजिएगा, आप उसके लिए आपको पशु को उस तरह का डाइट देना पड़ेगा। तो यहाँ से रोल आ जाता है न्यूट्रिशन का। अब देखिए, एक बार जब आप अपने फार्म पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए लगातार जनरेशन बाई जनरेशन काम करके आप अपने पशु में अडर का विकास कर रहे हो, अच्छे क्वालिटी का कॉम्पैक्ट अडर बना रहे हो, उस समय यह भी जरूरी होता है कि पशु का न्यूट्रिशन अच्छा हो और न्यूट्रिशन के साथ साथ मैनेजमेंट अच्छा हो। आपका जेनेटिक पोटेंशियल पशु में अच्छा है, लेकिन उसको वहाँ तक पशु तभी पहुँच पाएगा जब अच्छे मैनेजमेंट और अच्छे खान पान के बदौलत वहाँ तक पशु को आप पहुँचा पाएँ। अगर जेनेटिक अच्छा है और खान पान और मैनेजमेंट आपका सही ढंग से नहीं है, जो कि ज़्यादातर आप फील्ड में देखेंगे तो वैसा ही होता है। ज़्यादातर जानवरों में जेनेटिक पोटेंशियल होता है अच्छा अडर डेवलप करने का, लेकिन जो चूक होती है वो मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन के लेवल पे हो जाती है। अच्छे तरीके से जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है, जो पोषक तत्वों की पशुओं में ज़रूरत होती है, वो पशु को नहीं मिल पाता है। तो यहीं पर ज़्यादातर चूक होता है, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट के लेवल पर। तो जेनेटिक्स के बाद हम लोग दो और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो पहले मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं, फिर विस्तार पूर्वक हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे। अब मैनेजमेंट में पशु अपने अडर का अच्छा विकास कर पाए, इसके लिए जरूरी होता है कि पशु के कुछ खास समय पर ध्यान रखना। पशु के जीवन काल में कुछ ऐसे समय आते हैं, कुछ ऐसे विंडोज होते हैं जहाँ पे पशु का स्पेशल केयर करना पड़ता है। यह दो समय होता है। एक तो समय है कि जब पशु ग्रोथ ले रहा होता है, जब पहली बार जो हीफर होती है, जब गाय में बदलती है और ब्याने से 60 दिन पहले, वो उस समय आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और दूसरे बार हर ब्याने के समय जो 60 दिन पहले का जो समय होता है, डिलीवरी के 60 दिन पहले का जो समय होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जानते हैं, उस समय पशु का स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो जब पशु पहली बार गाभिन होता है, उस समय उसको खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि देखिए, जब पशु पहली बार गाभिन होता है, अगर गायों की बात करें तो पहली बार जब गाभिन होता है पशु अपना ग्रोथ उस समय करते रहता है। अगर गायों में अगर बात करेंगे तो 2 से 3 ब्याह तक पशु का जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो होते रहता है। अगर भैंसों में बात करेंगे तो भैंसों में मेमोरी टिश्यू मैचुरेशन थोड़ा सा स्लो होता है, तो भैंसों का जो ग्रोथ होता है 3 से 4 ब्याह तक होते रहता है। तो जब पहली बार जब पशु जब गाभिन होता है और जब बच्चा जब डिलीवर करना होता है, उससे 60 दिन पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद हर ब्याह से 60 दिन पहले आपको हमेशा पशु का स्पेशल केयर करना होता है। जब एक पशु हीफर से जब गाय बन रहा होता है, यानी कि जब अपने पहली डिलीवरी में होता है, उस समय आपको हमेशा खास कर ध्यान रखना होता है। तो अगर आप इस समय लापरवाही कर जाएंगे तो जो पशु का अडर ग्रोथ है वो हमेशा के लिए सप्रेस हो जाता है। तो इस समय ध्यान रखना है कि अंडर फीडिंग ना हो, ओवर फीडिंग भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ग्रेन्स आप उसको खिलाया जाए, तो अगर ग्रेन्स वगैरह फैट वगैरह अगर आप ज़्यादा देते हैं इस समय पे, तो जो पशु का जो ग्लैंड्स है वो फैट से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमेशा के लिए जो ग्रोथ है पशु का वो सप्रेस हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जो मैनेजमेंट में जो आपको स्पेशल जो तैयारी करनी है वो हमेशा आपको तैयारी करनी है पशु के ब्याने से 60 दिन पहले से। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो तो है कि आप अपने पशु को पहले तो सबसे पहले अच्छे तरीके से ड्राई कीजिए। जब अच्छी तरीके से आपके पशु का दूध सूख जाए तो वहाँ पे आप इंट्रा मेमोरी ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। पशु के थनों को अच्छे से सील कीजिए। इंट्रा मेमोरी ट्यूब कैप्राविन वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग जो ट्यूब होते हैं। जो ट्यूब होते हैं वो पशु के थनों में भर के छोड़ दीजिए, ताकि जो पशु का थन है इसी समय ग्रोथ कर पाता है। जो दूध देने के दौरान जो पशु के थनों में जो डैमेज होता है, जो टिश्यू डैमेज करते हैं, उस सब जो ड्राई पीरियड होता है इसी समय इनका जो होता है रिपेयर होता है। पशु को अच्छे से ड्राई कीजिए। ड्राई करने के बाद जो ड्राई प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे आप इंट्रा मेमोरी ट्यूब वगैरह जो मैं कह रहा हूँ आप इस्तेमाल कीजिए। पशु के थनों को अच्छी तरीके से सील कर दीजिए इंट्रा मेमोरी ट्यूब वगैरह की सहायता से, ताकि जो इन्फेक्शन है पशु के टीथ के अंदर ना जाए। अब इसी दौरान जो है पशु का जो डैमेज जो जितना भी सेल होता है वो रिपेयर होता है। इसके साथ साथ जो मेमोरी टिश्यू होते हैं वो इसी समय ग्रोथ करते हैं, तो सेल का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पशु हमेशा लोग क्या करते हैं दूध के लालच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 60 दिन पहले तक आप पशु को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। अब ड्राई करने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है स्टीमिंग अप का। स्टीमिंग अप में क्या होता है कि पशु को एक्स्ट्रा एनर्जी वाला डाइट देते हैं हम लोग। देखिए, अब इस समय क्या होता है कि पशु के शरीर में तेजी से बच्चा बढ़ रहा होता है। तो एक तरफ तो बच्चा बढ़ रहा है, तो इसके चलते क्या होता है कि पशु का जो रूमेन है उसका साइज छोटा होने लगता है। तो पशु का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो कम हो जाता है, पशु जो चारा है वो कम ले पाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस समय आपको हाई कंसनट्रेट फीड देना है, यानी कि वैसा फीड कि जो कम फीड में ज़्यादा एनर्जी हो। तो पशु कम खा के भी उसको पर्याप्त एनर्जी मिल जाएगा। जो फीड है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी वाला जो हम लोग फीड देते हैं, इसी को हम लोग डेयरी फार्मिंग के कॉन्सेप्ट में स्टीमिंग अप बोलते हैं। तो स्टीमिंग अप कराना यानी कि पशु को ज़्यादा ऊर्जा वाला भोजन देना। हमारे तरफ उल्टा होता है,
जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसका जो चारा पानी होता है वो भी घटा देते हैं, सूखा चारा पे उसे ला देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए इसी समय जो है पशु जो अपना शरीर का जो रिकवरी है वो कर रहा होता है, पशु के शरीर में जो बच्चा है वो भी बढ़ रहा होता है, तो पशु को और तीसरी बात यह है कि पशु का जो फीड इंटेक है वो कम हो जाता है इस दौरान, तो इस दौरान पशु को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तो पशु ज़्यादा चारा तो नहीं खा पाएगा। इसके लिए हम लोग कम चारे में ज़्यादा ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेट है वो हाई एनर्जी वाला कंसनट्रेट पशु को दिया जाता है। अब यहाँ पे अब जब हाई एनर्जी वाला कंसनट्रेट आप दे रहे हैं तो आप धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब जब 60 दिनों में तो देखिए एक तो समय आ गया कि आप उसको ड्राई कर रहे हैं, फिर उसको आप स्टीमिंग अप कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब स्टीमिंग अप करते करते आपका आ जाएगा ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि पशु के ब्याने से 21 दिन पहले अब यहाँ से ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रांजिशन की खास बात यह है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब बायोकेमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पशु का जो डिकेड वगैरह है, डाइटरी कैटायन एंड अनायन, यानी कि हम लोग पशु में क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो उसका जो डाइट है उसमें हम लोग आयनिक साल्ट की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब आयनिक साल्ट बढ़ाने के पीछे का मकसद ये होता है कि पशु का जो ब्लड का पीएच है उसको थोड़ा सा एसिडिक किया जाए। एसिडिक करने से फ़ायदा ये होता है कि जो पशु के जो ब्लड में जो कैल्शियम है वो अच्छी तरीके से मोबिलाइज हो पाता है, पशु अपने जो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन है वो बेहतर कर पाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी जरूरी है कि पशु का ट्रांजिशन है वो अच्छे से कराइए। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आयनिक साल्ट है आपको आयनिक साल्ट को बढ़ा के रखना है, दूसरी तरफ कैटाइनिक साल्ट को कम करना है। पोटेशियम वगैरह जिस फीड में ज़्यादा होता है, जिस फॉडर में पोटेशियम ज़्यादा होता है, जैसे मक्का का साइलेज वगैरह, इसको हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं, गेहूँ का भूसे को कम कर देते हैं, ताकि पशु के शरीर का जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक बना रहे। इसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट में इस बात का भी ध्यान रखना है कि पशु को पर्याप्त मात्रा में स्पेस मिले। इस समय क्या होता है कि पशु थोड़ा सा साई हो जाता है, पशु अलग रहना चाहता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में अलग से उसको स्पेस देने की जरूरत होती है ताकि पशु पे स्ट्रेस कम से कम पड़े। स्ट्रेस कम से कम पड़ेगा तो उतना ही ज़्यादा पशु आपका रिलैक्स होगा, उतना ही ज़्यादा जो फीड ले पा रहा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा। तो मैनेजमेंट में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो ट्रांजिशन प्रोटोकॉल होता है उस पर आपको काम करना है। अच्छे तरीके से पशु को रिजुविनेट करने का मौका देना है। पशु अपने जो भी डैमेज सेल्स हैं, जो भी उसके अंदर जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इस दौरान वो उसकी भरी पूर्ति कर ले। तो अब ड्राई और ट्रांजिशन हो गया मैनेजमेंट का हिस्सा। अब मैनेजमेंट के बाद तीसरा बिंदु जो आता है, हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन का, यानी कि पशु का खान पान, पशु का फीड कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग को पशु का ऑर्डर बढ़ाना है तो कौन कौन सी फीड की सहायता ली जाए। अब देखिए न्यूट्रिशन में इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी डाइट पशु को देना है जो कि पशु के ग्रोथ को प्रमोट करे। तो सबसे पहले तो देखिए वही है कि जो पशु का मेन डाइट है, आप ट्रांजिशन करा रहे हैं तो ट्रांजिशन फीड की सहायता लीजिए। सबसे पहले जो मेन डाइट है पशु का, जो कंसनट्रेट फीड है उस पर ध्यान दीजिए, वो मत बंद कीजिए। दूध बंद होने के बाद लोग जो कंसनट्रेट फीड को बंद कर देते हैं, फिर उसको एकदम सूखा भूसा उसके सामने परोस देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप उसको कुछ मात्रा में हमेशा ऊर्जा देते रहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए जो आप फीड उसको दे रहे हैं उसमें अच्छे मात्रा में प्रोटीन बना के रखिए। 16 से 18% तक आप अपने फीड में प्रोटीन की मात्रा को, क्रूड प्रोटीन को बैलेंस कीजिए। उसके साथ साथ एनर्जी पे ध्यान दीजिए, एनर्जी एकदम हाई रखिए फीड में, क्योंकि पशु, इस बात का ध्यान रखिए, पशु चारा कम उठाएगा, तो आपको उसी कम चारे में पशु के एनर्जी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। तो हाई एनर्जी वाला कंसंट्रेट फीड पशुओं को दीजिए, इसीलिए ट्रांजिशन फीड बनाया गया है। ट्रांजिशन फीड एनर्जी में थोड़ा सा डेंस होता है, इसके साथ साथ उसमें आयनिक बैलेंस भी बनाया जाता है। कोशिश कीजिए कि पशु के फीड में प्रोटीन की मात्रा को बढ़िया बैलेंस रखा जाए। सोयाबीन, डीओसी वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। डिकेट का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जो पशु का जो फीड है वो ट्रांजिशन फीड की तरफ कोशिश कीजिए कि ट्रांजिशन फीड अगर आप पशुओं को खिला रहे हैं या तो आप बाजार से लीजिए, वरना आप अपना खुद का अगर ट्रांजिशन फीड बैलेंस कर पाते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। पशुओं के अडर के साइज को बढ़ाने के लिए ऊर्जा और प्रोटीन के बाद सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है विटामिन और मिनरल्स का। कुछ खास विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल इस समय करने से पशु का अडर का ग्रोथ है वो अच्छा हो पाता है। तो कौन कौन से मिनरल और विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आ जाता है विटामिन ए, डी और ई। ये अपने पशुओं में हमेशा बैलेंस करके रखें। आप इसका जो इंजेक्शन वगैरह आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मिनरल मिक्सचर के माध्यम से अगर आप उस तरह का आपको मिनरल मिक्सचर मिल रहा है जिसमें ए, डी और ई पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ए जो है इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ अडर टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन होता है इस दौरान वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खासकर उसमें बायोटीन या फिर विटामिन B7 या फिर विटामिन H जिसको हम लोग कहते हैं, ये तीनों एक ही नाम है। बायोटीन, विटामिन B7 और विटामिन BH, ये तीनों, यानी कि आपको विटामिन H का जो है ये खास कर ख्याल रखना होता है। पशु के लिए अडर के डेवलपमेंट के लिए इसका एक खास रोल है। देखिए बायोटीन का एक और रोल होता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी मदद करता है, यानी कि जो भी पशु ऊर्जा पशु के शरीर में दे रहे हैं तो उसका मेटाबॉलाइजेशन इसका फास्ट कर देता है बायोटीन की मदद से। इसमें भी खास उसके साथ साथ जो पशु का अडर का जो डेवलपमेंट है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
तो इसीलिए जब अडर की डेवलपमेंट की बात होती है तो हम लोग हमेशा आप देखते होंगे कि जो मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रांड आते हैं, विटामिन एच या फिर अडर स्ट्रॉन्ग, आप देखेंगे कि विटामिन एच पे बहुत जोर दिया जाता है। सिर्फ विटामिन एच ही नहीं है, इसके साथ साथ बाकी जो मिनरल्स है उसका भी आपको ध्यान रखना है, बाकी जो विटामिन है उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो है ये विटामिन ए, डी और ई और उसके साथ साथ बायोटीन, इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पशु है वो पूरी तरह से न्यूट्रिशनली रिच हो पाएगा और वो अपना मैक्सिमम अडर ग्रोथ कर पाएगा, अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। मिनरल्स में अगर बात करें तो जिंक, कॉपर, सिलीनियम, मैग्नीशियम, इन सभी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर और विटामिन की पूर्ति करने के लिए आप फोर्टिफाइड मिनरल मिक्सचर या फिर अच्छे क्वालिटी का कोई भी चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट भी आते हैं, विटामिन एच, अडर स्ट्रॉन्ग, जो कि ट्रांजिशन के दौरान जब पशु ब्याने वाला होता है उससे 40 दिन 30 दिन पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करना चालू करते हैं। तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें जो विटामिन वगैरह इस पे काफ़ी जोर दिया जाता है। तो मेन जो रोल है ना खान पान में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो आप हैं कि आप अच्छे तरीक़ा से उसका जो बेसिक डाइट है, यानी कि जो एनर्जी वाला जो डाइट है वो आप उसको दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मिनरल और विटामिन को बैलेंस कर पाएँ तो आपका जो पशु है उसके अडर का ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो डाइट है या फिर डाइट में जो मौजूद मिनरल और विटामिन की जो हम लोग बात करें, ये सपोर्ट थेरेपी के तौर पर काम करता है, पशु में मदद कर पाता है कि पशु अपने मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुँच पाए। तो ये सारे मिनरल्स और विटामिन हो गए। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जिनका अडर डेवलपमेंट में अच्छा योगदान देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पशुओं के अडर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, सौंफ का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा सतावर की बात हम लोग ने पहले ही एक वीडियो में की हुई है। इसके अलावा सूखा आंवला है। आंवला देखिए, आंवला डिलीवरी के समय ना बहुत ज़्यादा मात्रा में देना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आंवला को हमेशा सुखा के और भिगो के पशुओं को दीजिए। तो सूखा आंवला है। इसके अलावा मुलेठी है, तिल का तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि अश्वगंधा, सौंफ, सतावर, सूखा आंवला और मुलेठी, इन सभी को अच्छे तरीके से कूट के और इसको आप जो धागे वाली जो मिश्री होती है उसमें आप इसको अच्छी तरीके से कूट के और इसका चूर्ण बना के आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तिल के तेल में आप मिला के अगर आप अपने पशुओं को देंगे तो अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हर्ब्स हैं ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में मदद करते हैं पशुओं के, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ज़्यादा मात्रा में देने में पशु के शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं। तो हमेशा जो धागे वाली मिश्री है उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए और कम मात्रा में कीजिए। जो चूर्ण आप बनाएंगे उसमें 40 से 50 ग्राम तक हर रोज़ अगर आप अपने पशुओं को देंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी हो गई न्यूट्रिशन की बात। जब आपका जेनेटिक्स पशुओं में अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन की मदद से ही आप उसको अधिकतम उसका लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका जो पशु है दूसरे तीसरे बयान में है और उसका दूध उत्पादन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग फिर बाईपास फैट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी अगर गर्मी में है तो वहाँ पे फिर हम लोग कोलिन या फिर अलग अलग तरह के जो अमीनो एसिड्स है, प्रोपिनोएट वगैरह, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाय के ज़रूरत के हिसाब से उसका न्यूट्रिशन का एडजस्टमेंट भी उसी तरह से किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि गाय का उत्पादन कम है वहाँ पे हम लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें तो फिर आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो उस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो जाए। दूसरी तरफ हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जब पशु का जो दूध उत्पादन है ऐसा भी ना हो कि दूध उत्पादन अगर कम है तो जो उसको हम लोग फीड दे रहे हैं उसके दूध उत्पादन से भी कम हो जाए। तो एक बैलेंस अप्रोच के साथ हम लोग चलेंगे तब जाके हम लोग डेयरी फार्मिंग में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जेनेटिक्स के बारे में कि अडर कैसे बढ़ाया जाए। अडर बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जैसे कि बीएसटी हार्मोन वगैरह का इस्तेमाल करना, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि स्टेरॉइड्स वगैरह के चक्कर में न पड़ते हुए नेचुरल तरीके से और अच्छा साफ सुथरा दूध का उत्पादन किया जाए, यही अच्छा है। दूध की गुणवत्ता के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए और साफ सुथरा और अच्छे तरीके से इस काम को किया जाए। इस बात को ध्यान रखें कि अडर फीड या फिर किसी भी तरह के सप्लीमेंट से नहीं बनता है। अडर जेनेटिक से इनहेरिट होता है, लिया जाता है और उसको फीड और अपने मैनेजमेंट के माध्यम से उसको बरकरार रखा जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई कि पशुओं के अडर के आकार को बढ़ाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस तरह के वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कृपया डेयरी दुनिया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से पशुपालन से संबंधित जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने काम से प्रेम कीजिए। मैं पुनः आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।